वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं पार्ट 5 एक स्पेशल मास्टर क्लास की। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स और अभी तक हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेक्शन 40 तक आए और जो चेंजेस हुई हैं जो आपको टैक्स ईयर 2022 के लिए जो अभी 1 जुलाई 2021 को शुरू हो गया उसके लिए आपको पता होना चाहिए, और अगले साल की टैक्स फाइलिंग वो भी बात करें, लेकिन साथ साथ इस साल की टैक्स फाइलिंग के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो भी हाईलाइट कर रहे हैं। और लॉ में जो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, कन्फ्यूजन जिस वजह से होती है उन पे भी बात कर रहे हैं। हेड्स ऑफ इनकम डेफिनेशंस वगैरह वगैरह देख लिए। आज हम पार्ट 5 में देख रहे हैं कि टैक्स लॉ खुद किन इनकम को एग्जाम्प्ट करता है। तो पहली है एग्रीकल्चर इनकम। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है और ये एग्जाम्प्ट है। इसी तरह डिप्लोमेट्स जो यूनाइटेड नेशंस में सैलरी वगैरह पाकिस्तान में, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत जो है ना वो जो लोग सैलरी कमा रहे हैं और नॉट बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान में आए हैं किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए, उनकी इनकम्स को प्रेसिडेंट अगर कोई ऑनर देता है। इसके अलावा जो है प्रॉफिट और डेट, ये बात हो रही है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन को कोई सिक्योरिटी इशू की गई है रेजिडेंट पर्सन ने और वो एसोसिएट्स आपस में नहीं है और वो प्रॉफिट पाकिस्तान से बाहर मिल रहा है और बोर्ड ने उस सिक्योरिटी को अप्रूव किया। इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप हर किस्म की। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है और इसमें क्लैरिटी दी हुई है कि अदर देन वेयर द स्कॉलरशिप इज़ पेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन एसोसिएट, तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप्स हर किस्म की जो है वो टैक्स से एग्जाम्प्ट है। उस पर कुछ जो है, क्योंकि हर बात के साथ आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए, फेस वैल्यू पे नहीं कि जी बस ठीक है, क्योंकि हमने देखा था पिछले पार्ट्स में कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम ये भी अब होगी कि वो इनकम जो एग्जाम्प्ट नहीं है और आपने एग्जाम्प्ट क्लेम कर लिया, तो अगर आपसे गलती हो रही है तो शायद फिर आप बच जाएं। लेकिन फिर भी अच्छा होता है कि अगर आपको एग्जामेशन क्लेम कर रहे हैं तो अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ जिनको टैक्स लॉ का, कंपनी लॉ का, अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस हो, या टैक्स दोस्ती वीडियोस में भी जो आप देखते हैं। इसी तरह अगर दो हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं और उससे वो एक दूसरे को सपोर्ट करें या वाइफ को जो सपोर्ट पेमेंट्स मिल रही हैं वो टैक्स एग्जाम्प्ट हैं। स्पेसिफिकली फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम्स भी एग्जाम्प्ट है अगर वो कोई कारोबार वगैरह करते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। इसी तरह फॉरेन सोर्स इनकम जो है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल की भी एग्जाम्प्ट है। वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान में आया है। इसी तरह हमारे बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स हैं जो कोरोना की वजह से और अदरवाइज भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनकी कोई बाहर फॉरेन सोर्स इनकम है और उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं या उनको पेमेंट्स आती हैं तो 2 साल तक एग्जेम्प्ट होंगी टैक्स से। और ये फिर पूरा सेक्शन है जो एक्सप्लेन करता है। देन अगेन आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। सेक्शन 52 की बात हो रही है और ये सारा जो टैक्स लॉ है जो मैंने भी डाउनलोड किया ये FBR की वेबसाइट से आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिए उसमें लिखा हो क्लियरली कि ये अपडेटेड है 30 जून 2021 तक, या जो नया फाइनेंस एक्ट है उसके लिए हुआ है। इसी तरह इन सब एग्जाम्पशंस के अलावा कोई 300 से 500 एग्जाम्पशंस हैं डिफरेंट किस्म की, वो सेकंड स्केड्यूल में है इनकम टैक्स की। और चूंकि हम कॉम्प्रिहेंसिवली देख रहे हैं और अभी हम पेज 104 तक पहुँचे हैं, 594 पेजेस है, तो तकरीबन 500 पेजेस और हम कवर करेंगे आने वाले पार्ट्स में और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो वो सेकंड शेड्यूल में हम मुख्तलिफ एग्जाम्पशंस का जिक्र है और ये सब एग्जाम्पशंस एट द एंड ऑफ द ईयर नेशनल असेंबली में रखना ज़रूरी है। कुछ और चेंजेस हुई हैं, देखते हैं जी। वो कहता है द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज, यानी जो रेवेन्यू का मिनिस्टर है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर होता है। हर मिनिस्टर के अंडर बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ आती हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम परस्यूएंट टू अप्रूवल ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कैबिनेट टेक इमीडिएट एक्शन फॉर पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ थोड़ा सा काम तेज़ किया गया कि अगर किसी स्पेशल वजह से जल्दी में कोई एग्जाम्पशन लेनी है तो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कैबिनेट या ये कि प्राइम मिनिस्टर और उनके जो सारे मिनिस्टर्स, बस सारे भी नहीं, जो लोग वो चूज़ करते हैं उनके पास जो बैठते हैं 12, 14, 20 लोग, वो कैबिनेट होती है। और वहाँ पे ये जो है ना क्लॉज अमेंड ख़त्म ज़्यादा किया जा सकता है, किसी की एग्जाम्पशन ख़त्म की जा सकती है किसी।
और लॉज में अगर कोई एग्जाम्पशंस हैं तो वो अगर टैक्स लॉ में नहीं है तो फिर वो एग्जाम्पशन किसी किस्म की नहीं। याद रखें कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो बिजनेसेस को है, कैपिटल गेन जो लोग करते हैं और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वालों के लिए भी इस साल, कि वो अपना लॉस दिखा सकते हैं और उस लॉस को ना सिर्फ इस साल की इनकम बल्कि आने वाले सालों की इनकम में से भी माइनस कर सकते हैं। तो ये सेट ऑफ लॉसेस के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं ऑपरेटिंग होटल्स के लिए, कुछ जनरल हैं। देखते हैं इसके अंदर कुछ जो है ना कोई नई चीज़ अगर बात हुई है, वरना नॉर्मली अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपका इस साल बिज़नेस में पहले साल में या किसी भी साल में लॉस आते हैं, आपकी टैक्सेबल इनकम कम है और आपके टैक्स बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्टेबल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो आपका लॉस होगा। ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लॉस से फ़र्क बात है, लेकिन अगर आपको लॉस है तो इस साल की बिज़नेस इनकम से भी माइनस कर सकते हैं और आने वाले सालों में बड़ा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है और डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए उन्होंने बिज़नेस लॉसेस लिखे हुए हैं। फिर उसके अलावा स्पेकुलेशन बिजनेस का बताया हुआ है कि उसमें अगर लॉस हो, जिसके काफ़ी चांसेस होते, तो उसको कैसे सेट ऑफ करना है। कैपिटल लॉस हो, प्रॉपर्टी या कोई भी कैपिटल एसेट आपने लॉस पे बेचा हो तो उसको कैसे आपने सेट ऑफ करना है और फिर क्या लिमिट है 5-6 सालों तक ही आप उस लॉस को माइनस कर सकते हैं अपने आने वाली टैक्सेबल इनकम में। लेकिन ये बेनिफिट जो है वो सबसे कम लोगों को पता है, इससे लोग समझते हैं कि टैक्स सिर्फ देना। अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं भी है, आपको किसी किस्म की भी एग्जामेशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी आप जेन्युइनली और गुड बुक कीपिंग करके, यानी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवा के, आप लॉस की सूरत में अपनी टैक्स लाइबिलिटी को साल ब साल कम कर सकते हैं। और यहाँ पे वही कंपनीज एक्ट का जिक्र किया गया है, यहाँ पे एक ग्रामेटिकली और का वर्ड ऐड किया जिससे बड़ा फ़र्क पड़ता है ग्रुप रिलीफ में, यानी ऐसी कंपनी जो आपस में एसोसिएट्स होती हैं उनके हवाले से लॉस के बारे में है, और फिर ये माइनर चेंजेस उन्होंने बीच में किए। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि टैक्स लॉ हर चीज़ को बड़ा ही क्लियरली बताता है। ये जो सेक्शन है, बेशक इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ रेड ऐड हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जब चाहे वो सैलरीड पर्सन है तो पढ़ भी लेते हैं। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्टिबल अलाउंस for the amount of any zakat paid by the person in a tax year under zakat and ushur ordinance. Does not apply to zakat taken into account under ये section. Any allowance or part allowance under this section that is not able to be deducted shall not be refunded carry forward. तो सिंपल बात वो ये कह रहा है कि अगर आप सैलरी पर्सन है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो वहाँ पर सैलरी के केस में तो कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है ग्रॉस सैलरी, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस में से बिजनेस एक्सपेंसेस वगैरह जब आप माइनस कर लेते हैं तब आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। तो अगर आपने प्रॉपरली ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत बैंकिंग सिस्टम के थ्रू या ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत जो इदारा है ज़कात एंड उशर का, उसको पेमेंट की और आपके पास प्रूफ है, तो आप ये ज़कात माइनस कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो ज़कात प्रॉपरली इतना पे करते हैं कि उनका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो या टैक्सेबल इनकम जो है बहुत कम हो जाती है और उनको साल का बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है। इसी तरह वर्कर वेलफेयर फंड वगैरह, ये आपके लिए इंडिविजुअल्स के लिए तो नहीं लेकिन कंपनीज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐड हुआ है ये वर्ड, और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर्स वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय प्रोविंसेस। हुआ ये है कि अब प्रोविंसेस जो हैं वर्कर वेलफेयर फ़ंड कलेक्ट करेंगी 18वीं तरमीम के बाद, और इस पे काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पे उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। यहाँ दोनों की जो अमेंडमेंट्स है सेम है। प्रोवाइडेड दैट सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट पेड टू प्रोविंसेस बाय अ ट्रांस प्रोविंशियल एस्टैब्लिशमेंट। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया तब तो फेडरल गवर्नमेंट आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन प्रोविंसेस अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर प्रोविंसेस खुद करेंगे, ठीक है। अब ये जो ये टैक्स क्रेडिट्स वगैरह का सेक्शन हम बात कर रहे हैं डिडक्शंस की, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हर कोई जो इनकम कमा रहा है वो माइनस कर सकता है। तो कहता है कि कोई इंडिविजुअल अगर रेंट वगैरह पे करता है किसी भी जो है ना बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कंपनी को, और उसने लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो अपनी इनकम में से माइनस कर सकता है। उसका तरीका है ऑब्वियसली और उसकी लिमिट्स दी हुई हैं, ये फिर प्रोफेशनल से आप पूछ सकते हैं। इसी तरह वो लोग, एवरी इंडिविजुअल की बात हो रही है इसमें, एओपी और कंपनी नहीं आते, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं,
उस ट्यूशन फ़ी के पे करने पर और बशर्ते कि उस इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन रुपीज़ हो पूरे साल की, यानी 15 लाख रुपए से कम वो कमाता हो, तो फिर वो अपने बच्चे की ट्यूशन फ़ी जो उसने पे की है उसका एक फार्मूले के तहत कैलकुलेशन करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकता है। इसी तरह टैक्स क्रेडिट कहते हैं जब आपका टैक्स लाइबिलिटी आईआरएस में कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन फिर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन या एक्सपेंसेस की वजह से आप उसमें माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन का वर्ड ऐड कर दिया गया है, और अप्रूव्ड चैरिटेबल डोनेशंस अगर आप देंगे, कोई भी शख्स, कंपनी भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी, तो उसकी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसको एक फार्मूले के तहत जो है वो, ये फार्मूला ये है A/B/C, मतलब मकसद ये है कि आप इस तरह समझे कि ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए चैरिटेबल डोनेशन दिए तो 1 लाख रुपए आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी। नहीं, आपकी टैक्स लाइबिलिटी जितनी आई है, जितनी आपकी टैक्सेबल इनकम थी, उस रेशो से, उस 1 लाख में से 10,000, 15,000, 20,000 जो है ना आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम करने की, यानी आपने लाख रुपए तो डोनेशन दे दी, उसका बेनिफिट आपको 10,000, 15, 20,000 की सूरत में आपकी टैक्स लाइबिलिटी की कमी की सूरत में आएगा। और यहाँ पे कुछ और ऐड हुए हैं, और एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और एक 13 शेड्यूल भी ऐड हुआ है जहाँ पे मज़ीद क्लैरिटी है। तो टैक्स लॉ इस तरह कंफ्यूजिंग हो जाता है कि फिर जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं और लोग टैक्स बचाने की नई नई स्कीमें बनाते हैं, तो फिर टैक्स लॉ में भी उनको नए नए सेंटेंसेस, जुमले लिखने पड़ते हैं। टैक्स क्रेडिट आपको शेयर्स और इंश्योरेंस पे भी मिलेगा। तो अगर आप रेजिडेंट पर्सन है अदर देन अ कंपनी, और आपने नए शेयर्स खरीदे हैं, न्यू शेयर्स, यानी स्टॉक मार्केट में कंपनीज आती हैं और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती हैं, वो आपने लिया है या वैसे, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा इसमें अब म्यूचुअल फंड्स को भी शायद शामिल कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस की भी बात हो रही है। तो ये बेनिफिट है कि एक ख़ास फार्मूले से, यानी हो सकता है आपने साल का प्रीमियम पे किया हो 70,000, तो 70,000 आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई हो 30,000, तो उसमें से पूरा का पूरा माइनस नहीं होगा, बल्कि उस 30,000 के हिसाब से आपको शायद 5,000, 7,000 का बेनिफिट मिल जाए। और उसके अंदर थोड़ी बहुत लिमिट भी है कि आपकी टोटल पूरे साल की टैक्सेबल इनकम 2 मिलियन तक होनी चाहिए। ये लिमिट टैक्स क्रेडिट्स वगैरह किस लिए दी जाती हैं कि जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ साल का, तो उनको शायद ये बेनिफिट्स इतना फ़ायदा ना दें। ये बेनिफिट ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा देंगे जिनकी इनकम 20, 25, 30 लाख रुपए है, और टैक्स रेट चूँकि 20, 25 लाख से एकदम से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे उसको सॉफ्ट लैंडिंग देने के लिए या उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए। इसी तरह आप क्लियरली देख सकते हैं ब्लैक में लिखा हुआ है, यानी ये सेक्शन पहले से मौजूद है कई सालों से, कि हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो एक सर्टन फॉर्मूला। तो अगर आपने सेंसिबली अपनी इनकम को टैक्स प्लानिंग की हो और ये क्रेडिट्स वगैरह आप अवेल करें, तो आपकी साल की टैक्स लाइबिलिटी विदाउट कोई झूठ बोले हुए, मतलब आप काफ़ी उसको टैक्स कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई पेंशन फंड वगैरह अपने लिए स्टार्ट किया, तो ये वो सब चीज़ें जो गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट्स की सूरत में, यानी आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के थ्रू जो है ना, वो आपको इनकरेज करना चाहती है। अगर बिजनेसेस यंग लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, यंग लोगों से मुराद क्या है, जो 2019 के बाद ग्रेजुएट हुए हैं, तो उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उन लोगों को नहीं, वो यंगस्टर्स को नहीं, यानी उन बिजनेसेस को जो यंग लोगों को करेंगे। अब एक और टैक्स क्रेडिट ऐड हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो लगाएंगे। आप खाड़ी गए होंगे, गुल अहमद गए होंगे, टेक्सटाइल की मुख्तलिफ ब्रांड्स पे गए होंगे, तो उन्होंने ये लगाया होगा कंप्यूटराइज सिस्टम्स, जो जैसी ही सेल होती है तो एफबीआर को भी नोट हो जाता है, तो उनको टैक्स क्रेडिट दिया गया है। तो अच्छी बात है, इस तरह डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ेगी बिजनेसेस की, ख़ास तौर पे बड़े बिजनेसेस की, और इस तरीके से टैक्स भी गवर्नमेंट ज़्यादा कलेक्ट करेगा। ये देख लेते हैं, वो कहते हैं जी टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो क्या मतलब बना कि कोई टैक्स पेयर बीइंग अ कंपनी इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट उसको फ़ायदा देगी कि उसकी मशीनरी नई आएगी, उसका प्रोडक्ट बेहतर होगा, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट होगा। और यहाँ काफ़ी तफसील में फिर चीज़ें बताई गई हैं, और कुछ और टैक्स क्रेडिट्स भी हैं। आगे चलते हैं जी,
कि अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टार्ट करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए। ये देखते हैं वो क्या कह रहा है जी, ये नया है 65F। हाँ, ये हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 6 में, क्योंकि इस पर बात करनी पड़ेगी। इस पर पहले भी वीडियो की थी, लेकिन अब चूंकि एक सीक्वेंस में आप देख रहे हैं, टैक्स क्रेडिट का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे स्टार्टअप्स, आईटी फ्रीलांसर्स, एक्सपोर्टर्स, ये आईटी सर्विसेज वगैरह, इन सब के लिए जो है ना ये बात है। और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिसके अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी शामिल कर दिया गया। तो ये काफ़ी सारा लाल लाल आपको नज़र आ रहा है, तो इस सारे लाल को समझाने में टाइम लगेगा। अगली वीडियो में आप पार्ट 5 टैक्स मास्टर क्लास के देख रहे थे। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे। दुआ करें कि हम जो है 594 पेजेस, हर एक पेज पर कुछ ना कुछ बात कर सकें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल टैक्स पेयर आपके लिए, टैक्स कंसल्टेंट्स जितने भी हैं उनके लिए भी एक गाइडेंस वीडियो हो मुख्तलिफ पार्ट्स की सूरत में। अभी तक तो हम अब पार्ट 6 में बात करेंगे 65F के आईटी फ्रीलांसर्स वगैरह के लिए, जहाँ पे बात हो रही है टैक्स क्रेडिट की, जहाँ पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है। तो मैंने जैसे बताया कि पहले टैक्स एग्जेम्पशन अवेलेबल थी 24 मार्च 2021 तक, और उसके बाद से, और ख़ास तौर पे टैक्स ईयर 2022 के लिए जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, उसमें अब टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यानी जितना भी टैक्स आएगा, अगर सपोज करें 80,000 टैक्स आता है, तो 100% आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप देख रहे थे